लोगों ने, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं शॉर्ट के अंदर, हमने कल एक चीज कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है जिस ऑर्गेनाइजेशन पर ग्रेचुटी एक्ट लगता है, जिन बच्चों ने ग्रेचुटी की एक भी क्लास नहीं ली है, क्योंकि कल एक ही क्लास हुई है, तो वो एक क्लास नहीं ली है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आज घर जाके ले लेना। मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं शॉर्ट में, इतना कि जितना आप उसको आगे कोप अप कर पाओ। तो हमने कहा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी। पहली चीज, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होने चाहिए जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है। अब ग्रेचुटी किस पे लगता है, ये एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, ग्रीन मार्कर से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है वो उन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है जिनके ऊपर ग्रेचुटी लगता है। जैसे फैक्ट्री है, ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड मतलब जहां से तेल निकाला जाता है, माइन है, रेलवे कंपनी है, प्लांटेशन एंड पोर्ट है। प्लांटेशन एंड पोर्ट में अगर जम्मू एंड कश्मीर में प्लांटेशन एंड पोर्ट है तो वहां नहीं लगेगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई प्लांटेशन एंड पोर्ट वाली एंटिटी है वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देने के लिए लायबल नहीं है, राइट। यहां ध्यान रखिए, लायबल नहीं है का मतलब है कि कंपल्शन नहीं है, अपनी मर्जी से वॉलंटरी तो आप बांटो ना, हमें क्या दिक्कत है, कंपल्शन की कैटेगरी में नहीं आओगे, राइट। नेक्स्ट, शॉप, शॉप मतलब कोई सी भी शॉप, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच ब्रॉडली इंक्लूड्स क्या, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड यूनियंस और क्या लिखा हुआ है, क्लब एंड सर्कस इंडस्ट्री, राइट। तो इन सबको ग्रेचुटी पे करनी पड़ेगी, लेकिन इन सबको हमने एक एग्जाम्पशन दे दिया। इनमें से किसी में भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है वो भी ग्रेचुटी देने के लिए तभी लायबल है जब उसके यहाँ पे 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय है। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस कैटेगरी में है लेकिन एम्प्लॉय 10 से कम है तो वो ग्रेचुटी नहीं देगा, लेकिन अगर इस कैटेगरी में है और अगर एम्प्लॉय 10 या उससे ज्यादा है तो फिर आपको ग्रेचुटी देनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा हमने कहा था कि ग्रेचुटी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसी व्यक्ति को मिलेगी जो एम्प्लॉय है, यानी अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता भी है पर वो एम्प्लॉय की एम्बिट में या एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। अभी एम्प्लॉय का मतलब इतना टिपिकल क्या है, एम्प्लॉय मतलब जो आप नौकरी कर रहे हो, नहीं। लॉ में, जैसा मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि लॉ में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जिसको आप बचपन से गलत पढ़ते हुए रहे, राइट। मतलब आप अभी, मैंने बोला था ना, परसों भी बोला था, शायद कल भी बोला था, कि वो एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के आपको लगेगा यार हम तो अब तक पता नहीं ये समझते रहे। इवन आप नहीं, पूरी दुनिया, इवन दुनिया में वो लोग भी शामिल हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, 40 साल नौकरी कर ली तो भी उस वर्ड का मीनिंग गलत पता है, बताओ। लेकिन क्या करें, उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा ना, इसलिए। खैर, तो हमने एम्प्लॉय किसको माना, जो बंदा वेजेस के लिए अपॉइंट हुआ, यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने सैलरी पर या वेजेस पे नहीं रखा हुआ, उसको आपने डेली बेसिस पे रखा हुआ है, या आपने उसको लाइक पे व्हेन वर्क वाले उस पे क्राइटेरिया पे रखा है कि भाई तू आ, काम पड़ेगा तेरे को बुला लेंगे, नहीं पड़ेगा नहीं बुलाएंगे, समझे क्या, या तू रो जा, पूछ के जा, करूं क्या, हमने तूने बोला हाँ कर दे तो तेरे को पैसा दे देंगे। हमने तेरे को, जैसे सफाई वाला आता है हमारा, हमने उसको फोन करके 3 दिन बताना इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, तो 3 दिन का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई बंदा अगर काम करता है तो वो सैलरी या वेजेस पर नहीं होता, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, एम्प्लॉय किसको मानना, जिसको आपने सैलरी एंड वेजेस पे रखा है, राइट। यानी आप हर मंथ उसको एक फिक्स्ड अमाउंट, वॉट एवर द अमाउंट इज, वो आप उसको पे करते हो तो ही उसे आप ग्रेचुटी, उसे एम्प्लॉय मानोगे। अच्छा, अभी भी पूरा नहीं हुआ। सेकेंड, उसको जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी जो टर्म्स के हैं जिनके बेसिस पर आपने रखा, क्या काम करना है क्या नहीं करना, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, भले ही वो एक्सप्रेस्ड हो या इंप्लाइड हो। एक्सप्रेस्ड का मतलब है आपने बता दिया, इंप्लाइड का मतलब है कि आप जिस पोजीशन पे काम करते हो उसी पोजीशन पे जो बाकी लोग काम करते हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही आप पर लगेगी। ये डालना बेहद जरूरी था, वरना इंप्लॉयर जो है बच जाता। कैसे, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा नौकरी पर, अब मैं जब अपॉइंट हुआ तब मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को साफ साफ कह दिया कि देख तेरे को ये काम करना है, ये तेरा टाइमिंग रहेगा आने का, ये जाने का टाइम रहेगा, महीने में इतनी छुट्टियां मिलेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और रिटायरमेंट पे तेरे को इतनी ग्रेचुटी मिलेगी। बहुत बढ़िया काम हो गया, ये अपॉइंट हुई, इसको भी टर्म्स ऑफ। अब वो जब अपॉइंट हुई तो कंपनी ने क्या करा, उसको अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं दिया, राइट, टर्म्स नहीं बताई। अब चाहे जब आदमी की पहली पहली नौकरी होती है तो पहला पहला ही होता है, चाहे नौकरी हो चाहे प्यार हो, आदमी क्या बावड़ा सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। तो जब आपकी पहली नौकरी लगेगी ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दी से तू तो सैलरी दे भाई, काम तो करना पड़ेगा ना 1 महीने। और उस समय तो ऐसा लगता है बोले तू कहीं पे भी साइन करवा ले, अभी तो डेथ वारंट पे भी साइन करा ले हमारे, बस नौकरी दे दे। अब आदमी को उस समय ध्यान ही नहीं रहा, इसने नौकरी ज्वाइन कर ली, इसको टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिले।
अब ये भी उसी पोजीशन पर है जिस पर हम है, जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, शी इज आल्सो एन असिस्टेंट मैनेजर एंड शी आल्सो हैव बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मैनेजर, पर इसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए, यानी एक्सप्रेस नहीं है। अब ये रिटायर, इसको ग्रेचुटी नहीं दे रहे, हम दोनों को तो मिली, इसको नहीं दे रहे। क्यों? हमने कहा मैडम आपको हमने कब कहा था ग्रेचुटी देंगे, कह रही बोला तो नहीं था, तो मैंने तो, एम्प्लॉयर ने तो इसकी ग्रेचुटी का अमाउंट बचा लिया ना। कोर्ट बोलता है बोले ऐसे नहीं होता, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब होता है माना हुआ, समझे क्या? डीम्ड जिसे बोलते हैं ना, डीम्ड सुना होगा, डीम्ड को इम्प्लाइड बोलते हैं कि अगर जिस पोजीशन पर ये काम कर रही है उस पोजीशन के जो बाकी लोग हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना वही आपकी भी रहेगी, ये हो गया इम्प्लाइड। तो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को ये कहकर एम्प्लॉयर ग्रेचुटी देने से मना नहीं कर सकता कि आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लियर नहीं थे या एक्सप्रेस नहीं थे, इम्प्लाइड है, बाकियों को मिल रहा है आपको भी मिलेगा, करेक्ट। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, doing any kind of the work, whether manual or technical or otherwise. What does it mean? कंपनी में भेदभाव नहीं करने का। यदि किसी व्यक्ति को आपने वेजेस पे रखा हुआ है तो ग्रेचुटी तो देनी पड़ेगी, चाहे वो पियोन हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे मशीन पे काम करता हो, चाहे कंपनी में अकाउंट्स का काम करता हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीईओ, चाहे कोई भी हो, अगर वो वेजेस पे अपॉइंटेड है ना तो ग्रेचुटी तो मिलेगी। आप पियोन को नहीं बोल सकते तेरे को ग्रेचुटी नहीं मिलेगी क्योंकि हम खाली मैनेजर एंड अबव रैंक के व्यक्ति, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन वो बंदा एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी वेजेस पर होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को आपने वेजेस के लिए रखा, वेजेस पे रखा और किसी भी तरह के काम को करने के लिए रखा तो उस व्यक्ति को एम्प्लॉय मानो, और अगर वो एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिस ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट लगता है तो वो बंदा ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल है। तीसरी आखिरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? टू वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि आपने घर के काम के लिए रखा ना तो फिर उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती। जैसे मेरी कंपनी है डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, उदाहरण के तौर पे, अब यहां मैं जिसको अपॉइंट कर रहा हूं ना उसको ग्रेचुटी मिलेगी। मैंने यहां एक बंदे को अपॉइंट करा लेकिन घर के काम के लिए, मैंने एक साथ 4 नौकर अपॉइंट करे, 2 यहां के लिए 2 घर के लिए, ठीक है। तो 2 को जो यहां काम कर रहे हैं उनको मिलेगी, जो 2 मेरे घर पे उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं कर रहे, उनको नहीं मिलेगी ग्रेचुटी। तो जो अब शॉर्ट में समझो, कोई बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस के लिए अपॉइंट हुआ और वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए अपॉइंट हुआ है तो उसे ग्रेचुटी मिलेगी। अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हुआ है जो इस कैटेगरी में आते हैं, अगर इसमें अपॉइंट नहीं हुआ या फिर वो इनमें अपॉइंट हुआ लेकिन एम्प्लॉय नहीं है तो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। यहां सरकारी और प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा हमने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सरकारी है या प्राइवेट है। बहुत मति भ्रम है लोगों को, क्या ना, लोग बेवकूफ होते हैं ना, आप तो लॉ के लोग हो, कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो सरकारी वालों को तो ग्रेचुटी मिलती है, प्राइवेट वालों को मिलती नहीं। अरे मूर्ख है, सबको मिलती है, प्राइवेट वालों में भी सबको। कोई नहीं आ जाएगा, बोले आ गया, ये इंतजार कर रहे थे तेरा, बोले कौन है, सस्पेंस बना दिया तूने यार एकदम से। आई नहीं है, आया है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो ग्रेचुटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बस ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो, और अगर एक बार 10 एम्प्लॉय हो गए ना उसके बाद में अगर 10 से भी कम एम्प्लॉय हो गए तो भी ग्रेचुटी एक लगता रहेगा। खैर, हम मुद्दे पे आ गए, मैं भूल गया वो कि गवर्नमेंट वालों को मिलती है प्राइवेट वालों को नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप समझो एक्ट है, जितने बेनिफिट गवर्नमेंट वालों को मिलते हैं ना सबको। और अब तो पेंशन भी नहीं मिलती, पहले तो चलिए होता था कि सब सरकारी वालों को पेंशन मिलती है, ये तो राजस्थान सरकार ने यानी 5 स्टेट ने वापस चालू कर दिया, वरना 2004 में तो सरकार ने सब बंद कर दिया था। हर महीने उनकी सैलरी में से एक अमाउंट कटता था जिसको एनपीएस बोलते हैं, राइट, नेशनल पेंशन स्कीम। तो आप ही का पैसा कट रहा है, वही आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, तो तुम कर लो भाई, वो तो तुम भी कर सकते हो ना। मैं आज अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हूं तो मैं भी कर सकता हूं ना। एनपीएस तो सबके लिए ओपन है, प्राइवेट आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवा लो और उसमें आप हर महीने अमाउंट जमा कराओ। जैसे सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पे सैलरी मिलती है वैसे आपको ही मिलेगी। वो तो राजस्थान सरकार ने या 2-4 स्टेट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी, वरना तो बंद ही हो गई थी ना। जब वो पेंशन स्कीम बंद हुई ना तो प्राइवेट और सरकारी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट मिलते थे बराबर, सैलरी दोनों को मिलती थी, दोनों को बोनस मिलता था, दोनों को ग्रेचुटी मिलती थी, दोनों को डीए मिलता था, सारे पीएफ दोनों का कटता था, सारे बेनिफिट सेम थे, कोई डिफरेंस नहीं था। अब यार वो रैंक के हिसाब से जो सैलरी ऊपर नीचे होती है वो एक अलग बात है। तो ये इस वाले में आप कहीं पे भी मुझसे ये मत पूछिएगा कि सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा या सरकारी में मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि अगर किसी सरकारी विभाग में या किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने
पेंशन स्कीम की जगह, सॉरी, ग्रेचुटी स्कीम की जगह कोई दूसरी स्कीम निकाल रखी है, करेक्ट, विच इज प्रोवाइडिंग हायर बेनिफिट देन ग्रेचुटी, राइट। उदाहरण के तौर पे क्या होता है ना, देखो ये इलेक्शन का समय होता है, उस समय सरकार को क्या ना, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ता है ना। आप नया नहीं करोगे, अभी देखो कांग्रेस हमारे राजस्थान में हमेशा क्या रहा, एक बार राजस्थान, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार, ऐसा पिछले 25 सालों से चल रहा है, भैरव सिंह शेखावत के टाइम से चल रहा है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात है। लेकिन इस बार कांग्रेस दोबारा आएगी, ये पहली बार ऐसा होगा कि लगातार 2 बार कांग्रेस आएगी। क्यों? क्योंकि आपने पेंशन स्कीम निकाल दी। अब आप समझो, पेंशन स्कीम आने से, अब मान लीजिए राजस्थान की जो जनसंख्या है राजस्थान की, मान लीजिए 10 करोड़ है, उसमें से सरकारी कर्मचारी कितने होंगे राजस्थान सरकार के? 1 करोड़। तो आप कहोगे सब 1 करोड़ लोग तो वोट डाल देंगे, नहीं, 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़, क्योंकि वो एक आदमी जिसको पेंशन मिल रही है उसके घर में 4 लोग और है ना, तो 4 वोट जाएंगे ना। सरकार ने चालू कर दी। ऐसी मान लो कल को भाजपा दोबारा आ गई, उसने पेंशन स्कीम तो चालू हो गई, वो तो छोड़ो, उसने बोला, बोले साहब ग्रेचुटी हम अलग से एक नया एक्ट बना रहे हैं राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, क्या, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एक्ट, ठीक है, बना दिया। उसमें जो ग्रेचुट बेनिफिट डाला उसको नाम ग्रेचुटी नहीं दिया, क्या नाम दिया? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। यानी जब आप रिटायर होगे तो इतना अमाउंट मिलेगा, उसमें जो अमाउंट मिल रहा है वो ग्रेचुटी के इक्विवेलेंट ही है, लेकिन मतलब जो चीज ग्रेचुटी में है वो उसमें, पर उसमें अमाउंट ज्यादा है। तो सरकारी कर्मचारी जो है राजस्थान का, उसको दोनों एक्ट लगाने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो आप लाजमी सी बात है वही वाला लगाओगे ना यार। तो फिर आप ये उंगली नहीं कर सकते कि साहब हमारी सरकार ने हमारे पर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगाया। अरे भाई, ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगाया, लेकिन उसकी जगह दूसरा एक्ट लगा दिया ना। दूसरे एक्ट में जो बेनिफिट मिल रहा है वो ग्रेचुटी से ज्यादा है ना, हाँ कम है, तो आप कोर्ट में जाओ कि सर ग्रेचुटी लगता तो मुझे ग्रेचुटी मिलती मान लीजिए 20 लाख रुपए, और ये जो राजस्थान सरकार का एक्ट लग रहा है मुझे ग्रेचुटी मिल रही है 15 लाख रुपए, तो सरकार को बोलो ये एक्ट हटाए, ग्रेचुटी एक्ट लगाए हमारे ऊपर भी, तो अब बात समझ में आती। राजस्थान सरकार आपको 23 लाख रुपए दे रही है ग्रेचुटी के उदाहरण के तौर पे, और इस वाले एक्ट में बनती 20 लाख, फिर भी आप कोर्ट में चले गए, है ना, ये तो बेवकूफी है ना। तो हमने इस एक्ट में एक लाइन लिख दी। अच्छा, फिर उसमें क्या पंगा होता, फिर ये सेंट्रलाइज्ड एक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल एक्ट है। कल को मान लीजिए राजस्थान स्टेट का कोई कर्मचारी कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट को तो मजबूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बुलाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी बुलाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, अरे कोई नहीं है यार, तुम हल्की सी भी आहट होती है तुम वहां देखने लग जाते हो यार, मेरे को छोड़ के यार, है, करता रहेगा वो अपना काम भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को साला जवाब देना पड़ेगा। बनाया एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बढ़िया काम करा, उसने एक सेगमेंट में लाइन लिख दी, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। एक होता है एक्सेप्शन, एक होता है एक्सक्लूजन, देयर इज अ डिफरेंस। एक्सेप्शन अलग चीज होती है, एक्सक्लूजन अलग चीज है। एक्सक्लूजन का मतलब है हमने उसको एक्ट में कवर ही नहीं करा, एक्सेप्शन का मतलब है कवर तो है लेकिन उसको कुछ कंडीशन के साथ में लगाया जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं अभी? एक्सक्लूजन। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में लिखा, अगर किसी सरकारी विभाग के द्वारा, राइट, उसके कर्मचारियों के लिए ग्रेचुटी जैसी कोई दूसरी स्कीम बनी हुई है, जिसमें दी ग्रेचुटी जैसी कोई दूसरी स्कीम बनी है, यानी जो ग्रेचुटी है वहां पे नाम कुछ और हो सकता है, और उसमें दिए जाने वाले बेनिफिट इस एक्ट में जो बेनिफिट मिलते से ज्यादा है या बराबर है, तो फिर वही लगेगा, ये लगेगा ही नहीं, झंझट ही खत्म। यानी कल को अगर राजस्थान सरकार ने एक नया एक्ट निकाल दिया, एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम या एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के नाम से, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम हो सकता है ना, कोई ना कोई इंदिरा गांधी रिटायरमेंट योजना, कांग्रेस निकालेगी तो ऐसे नाम से निकालेगी, राजीव गांधी बुढ़ापा योजना, है ना, मान लो, या राहुल गांधी बावड़ा योजना, एनी काइंड ऑफ, बोले आपके बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे में थोड़े पागल हो जाते हैं ना, थोड़े से मेंटल हो जाते हैं, तो बोले राहुल गांधी बुढ़ापा योजना, ये आपने निकाल दी। अब उसमें जो ग्रेचुटी का बेनिफिट मिल रहा है वो इसके बराबर या ज्यादा है, उसी दिन से ये एक्ट राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर लगना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन कर देना। समझ गए मेरी बात? बंद ही हो जाएगा, मतलब आप कोर्ट में जाके ये बोल ही नहीं सकते कि सर ग्रेचुटी एक्ट में ज्यादा कम बेनिफिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है एक्ट लगेगा ही नहीं। तुम्हारी सरकार ने अगर एक्ट बना दिया और उसके बेनिफिट इसके बराबर या ज्यादा है तो उस दिन से ये एक्ट लगना ऑटोमेटिकली बंद। समझ गया मेरी बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में 2 लाइन का आंसर होता है ना, और क्वेश्चन इतना बड़ा, अब बच्चे को क्या लगता है कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसका भी कोई यूज होगा ना, क्या ना, कुछ चीजें बेवकूफ बनाने के लिए भी दी जाती है। समझे? इसको बोलते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस।
उसका उद्देश्य आपको फेल कराना होता है, समझे आप? यानी आपको वो चक्रव्यूह में फंसाना। आपको लगता होगा इस सब मैं जो बोल रहा हूं सुन के कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। पेपर बनाने के पैसे मिलते हैं 40,000 रुपए, और पेपर बनाने वाले को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि पेपर बनाना कैसे। नहीं, पेपर जब बनता है तो उसके अंदर सेगमेंट करा जाता है कि 15 नंबर का सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे का 1 घंटा खराब हो फिर भी आंसर ना आए। सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन पहले नंबर पर आता है, क्योंकि पहला पहला होता है। पहला भाई साहब छूटता नहीं है, मिले ना मिले लेकिन दिल में हमेशा रहता है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आप देख लो, पहला क्वेश्चन गलत हो गया ना भाई साहब, पूरे पेपर के दौरान घूमता रहेगा, यहां घूमता रहेगा। और ये जो पहला क्वेश्चन खराब होता है ना, ये आगे के सारे क्वेश्चन की रेल बना देता है। क्योंकि यार समझो ना, मैं पेपर अभी अटेंड करने बैठा हूं, लिख रहा हूं, और पहले ही नहीं आ रहा, तो भाई साहब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई नहीं आएगा। 1 घंटा खराब, माथा खराब अलग। फिर आदमी थोड़ा सा बोले यार दोबारा करते हैं यार, कोशिश करते हैं, आखिरी से करता हूं। वो तो तू कर लेगा, आ भी जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन 1 घंटा खराब हो गया ना, तो यानी 2 घंटे में आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट द टारगेट इज। क्वेश्चन में क्या लिखेगा पूरी, अभी मैं आपको आगे कैलकुलेशन समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं पढ़ा नहीं। अब वो क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन देगा, और उसको देख के आपको लगेगा अच्छा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया वो आपको आता है तो आदमी आधा बावड़ा वैसे ही रहता है। और अगर ये पहले क्वेश्चन में हो जाए तो भाई साहब पहला क्वेश्चन ऐसा होता है आदमी दिल निकाल के बाहर रख देता है, उसमें आदमी टाइम नहीं देखता। पहले क्वेश्चन में टाइम नहीं देखता आदमी, बस जब 1.25 घंटा निकल गया तब लगता है कि यार, लेकिन पहला क्वेश्चन है भाई साहब, पहला तो पहला होता है, बताया ना अभी। आपको लग रहा होगा ये सब ऐसा फैसिनेटिंग सा, लेकिन ये फैक्ट है। आपने उतने पेपर नहीं दिए जितने हमने बच्चों को फेल होते हुए देखा है। पहले क्वेश्चन तो बस ये, अब उसमें आदमी लिखे, आप तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो धुमाधुम, ये ग्रेचुइटी की ये फिगर। अच्छा, पहले क्वेश्चन को आदमी तो सजा के लिखता है, लाल नीला काला सारे तरह के पेन उसमें घुसेड़ देगा, स्केल का भी यूज करेगा, है ना। और भाई साहब 2+2 भी करना होगा तो कैलकुलेटर, पता नहीं रात रात में कहीं 2+2 5 होने लग गए हूं, मुझे पता ही नहीं। तो पहले क्वेश्चन में ये होता है, ये हमारे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा, सबके साथ होता है। तो अब इसको तो अच्छा मैं कितना भी ज्ञान पेल दूं तुमको अभी, फिर भी ये होगा, क्योंकि पहला है ना। पहले में आदमी सुनता नहीं किसी की, तो तुमको कुछ करना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं बस वो करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बाकी तो जो हो रहा है होने दो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना बस। और जो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाए तो भाई साहब इसका मतलब 3 बार पढ़ना है। अरे आप हंस रहे हो, सच कह रहा हूं, जो क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाए, क्योंकि कभी भी देखो ना, कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छा आपके सामने बन रहा है ना, तो भाई साहब ये लफड़ा वाला काम है। फिर अच्छा नहीं होता इस दुनिया में कुछ भी। तो कोई आदमी आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, आपको भाई साहब आपके उसकी नजर में आपकी इंपॉर्टेंस यहां पर है, भाई साहब कोई ना कोई, या तो इसका मतलब है या तो इसने कोई कर्म कांड कर दिया जो हमको संभालना है। ऐसी कोई क्वेश्चन अगर आपको एक बार, वो भी पहला क्वेश्चन, जनरली ऐसा होता नहीं है, समझे ना आप, इसलिए ध्यान से पढ़ना। कहीं लास्ट में ये तो लिखा हुआ नहीं है कि दीज आर द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या किसी भी स्टेट का नाम लिख दिया, विच हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम ऑफ, जो भी नाम से, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स मोर देन। अब आंसर 2 लाइन का था, सिंस द एम्प्लॉयज ऑफ दिस स्टेट्स आर एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट्स हायर देन ग्रेचुइटी एक्ट, हेंस ग्रेचुइटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, करना ही नहीं था, और आपने पूरी कैलकुलेशन टिका दी भाई साहब नीले लाल काले पेन से भर भर के। इज इक्वल्स टू gratuity payable is equals to, since he is an employee as mentioned in the gratuity act, a person is treated as an employee who is the person and appointed। और भाई साहब लिखे जा रहे हो, लास्ट पे जाके पता चला। अच्छा, ये सारी गलती इसलिए भी होती है, बच्चा नीचे तक नहीं पढ़ता। वो क्या सोचता है, पढ़ता जाता हूं करता जाता हूं, पढ़ता जाता हूं करता जाता हूं, पढ़ता जाता हूं, नीचे जाके पता चलेगा उल्लू पटाया, बड़ा मजा आया। तो इसलिए ये हो चुका पहले 2 बार सीए वाले बच्चों के साथ, इसलिए बता रहा हूं। 6 नंबर का क्वेश्चन, 2 लाइन का आंसर, बच्चे 1.25 घंटे लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब बाहर आए एग्जामिनेशन हॉल के, तब किसी समझदार बच्चे ने बताया, बोले इसमें तो ग्रेचुइटी, और अब कुछ नहीं, अब क्या, अब तू अगला टाइम देगा साले, अब सीधा अगला टाइम लगेगा। अगर तेरी किस्मत खराब रही तो, अच्छी रही तो हो सकता है 40-45 नंबर पे पास हो जाए। इसीलिए बी केयरफुल, राइट। यहां तक हमने सारा कल पढ़ लिया था। अब नीचे एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या, यहां से सुनिएगा, ग्रेचुइटी इज पेबल इफ ही इज इन कंटिन्यूस सर्विस ऑफ द 5 years। इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति, कल हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो, कोई व्यक्ति 1 साल नौकरी करेगा तो ग्रेचुइटी दे देंगे क्या? मेरे यहां पे तो रोज लोग नौकरी करने आएंगे छोड़ के जाएंगे, क्या ना, अभी वो जमाना गया जो स्वामी भक्ति हुआ करती थी। तो हमने कहा अगर कोई व्यक्ति
कम से कम 5 साल आपके यहां काम करे, 5 इयर्स, तो ग्रेचुटी देना, वरना मत देना। ठीक है। अच्छा, ग्रेचुटी मिलती कैसे? कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो जितने साल आपने नौकरी करी ना उसके हिसाब से मिलती है। 8 साल नौकरी करोगे 8 साल के हिसाब से मिलेगी, 15 साल नौकरी करोगे तो 15 साल के हिसाब से मिलेगी, 25 साल नौकरी करोगे तो 25 के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 5 साल, जैसे मान लीजिए इसने 8 साल नौकरी करी, इसने 10 साल करी, उसने 15 साल करी, तो तीनों की ग्रेचुटी बराबर है। ग्रेचुटी बराबर कैसे होगी यार? ज्यादा नौकरी करोगे तो ज्यादा ग्रेचुटी मिलेगी, कम करोगे तो कम मिलेगी। तो ग्रेचुटी में ये कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन 5 साल नौकरी करना जरूरी। करेक्ट। तो हमने क्या बोला? ग्रेचुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय। अब देखो 3 कंडीशन हो गई। पहला तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट लगता है। सेकंड, आप एम्प्लॉय हो। तीसरा, आपने एज एन एम्प्लॉय 5 साल काम करा है। ठीक है। अच्छा, अब ये 5 साल आप ध्यान समझना, ये कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 इयर्स है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझाने में हमें बड़ा टाइम लग जाता है। एक, इसका मतलब अभी आप क्या समझ रहे हो? लगातार 5 साल। ठीक है ना? ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। 5 साल लगातार कंटिन्यूस सर्विस नहीं बोल रहा है, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। नहीं समझे? एक तो होता है 1 2 3 4 साल, 5 लगातार। हमको ये नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए 5 साल की। इसका मतलब, कंटिन्यूस सर्विस का मतलब बताओ पहले तो आप। नहीं 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 नहीं, कहीं पे भी कहीं पे तू नौकरी करेगा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में और सैलरी में ग्रेचुटी मैं दूंगा? वाह बेटे, मौज करा दी। ऐसे नहीं होता बेटा, नौकरी मेरी यही करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है पूरे साल भर आप आए हो। समझे आप? उन सालों को काउंट करो, वो साल 5 साल होने चाहिए कम से कम। नहीं समझे? कोई बात नहीं। मान लीजिए आपने 8 साल नौकरी करी। अब हम कैलकुलेट करने पर आप तो खुश हो रहे हो कि यार मैंने 8 साल नौकरी कर ली, मुझे तो ग्रेचुटी मिलेगी। ऐसे नहीं। हम 8 साल में हर एक साल में चेक करेंगे कि उस साल आप कंटिन्यूस सर्विस में थे या नहीं। कंटिन्यूस सर्विस का मतलब मैं बताऊंगा आपको, आपको नहीं पता है अभी। उस साल आप कंटिन्यूस सर्विस में थे या नहीं। ठीक है ना? कैलकुलेशन कैसे होती है बाद में बताता हूं, शॉर्ट में बताता हूं। मिनिमम नंबर ऑफ डेज है, यानी साल में 240। उदाहरण के तौर पे है, अभी जो भी डेज मैं बोल रहा हूं, पीरियड जो मैं बोल रहा हूं, वो उदाहरण है। मान लीजिए एक्ट ने लिख दिया कि एक व्यक्ति जब साल में 240 दिन काम करेगा तो हम उसको मानेंगे कि उसने पूरे साल भर काम करा। करेक्ट? अगर आपने 240 दिन काम करा तो हम ये मानेंगे कि आपने पूरे साल भर काम करा, यानी उस साल आप कंटिन्यूस सर्विस में थे। ऐसे कम से कम 5 साल होने चाहिए आपकी नौकरी के दौरान। समझ गया मेरी बात? तो हम मानेंगे कि आप कंटिन्यूस। देखो आपने क्या नहीं लिखा, हमने 5 कंटिन्यूस ईयर नहीं लिखा। आप जो समझ रहे थे ना, वो मालूम है कब निकलता? जब लिखा होता 5 कंटिन्यूस ईयर, तो जो आप समझ रहे थे वो होता। आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, कंटिन्यूस सर्विस ऑफ, यानी 5 सालों की कंटिन्यूस सर्विस चाहिए। तो हर, मान लीजिए आप पहले 8 साल नौकरी करी, 8 में से 3 साल आपके कंटिन्यूस सर्विस नहीं रही। किसी साल में आप 140 दिन आए, किसी में आप 215 दिन आए, किसी में आप 230 दिन आए, यानी 240 दिन नहीं आए। ठीक है? तो उन सालों में कंटिन्यूस सर्विस नहीं दी। कितने में दी? 5 में। हाँ, मिल जाएगी। मान लो अगर 4 में ही दी होती कंटिन्यूस सर्विस, तो भाई साहब फिर ग्रेचुटी नहीं मिलती। अब आपने नौकरी भले ही 8 साल कर ली, लेकिन ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यूस सर्विस वाले 5 साल नहीं। अच्छा, वो 5 साल लगातार हो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने 8 साल नौकरी करी, पहले साल में मैंने 240 उदाहरण लिया है। आप रट के मत बैठ जाना सर 240 है। आपने पहले साल में मान लीजिए 272 दिन काम करा, हाँ साहब ये कंटिन्यूस सर्विस है। अगले साल आप 215 दिन ही आए, ये ईयर काउंट नहीं होगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यूस नहीं चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस चाहिए। तीसरे साल में आपने फिर 292 दिन काम करा, ये हो गया। चौथे साल में आपने 260 दिन काम करा, ये भी काउंट होगा। चौथे साल में आपने 245 दिन काम करा, ये भी काउंट होगा। अब फिर उसके बाद आपने फिर 192 दिन ही काम करा, ये काउंट नहीं होगा। अब 4 साल हो चुके, 6 में से 2 काउंट हम नहीं कर रहे, 4 काउंट कर रहे हैं। करेक्ट? 1 साल और चाहिए कंटिन्यूस सर्विस का, फिर आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी। फिर मिल जाएगी ग्रेचुटी, लेकिन ग्रेचुटी मिलेगी उस साल के लिए भी जिसमें आप कंटिन्यूस सर्विस में नहीं थे। यानी अगर 8 में से 5 साल आपने कंटिन्यूस सर्विस दे दी, तो ग्रेचुटी 5 की नहीं मिलेगी, ग्रेचुटी तो पूरे 8 साल की मिलेगी। पर मिलेगी कब? जब 5 साल हो। ये बात समझ में आ गई? कोई अभी जितना अभी समझाया उसके सब समझ में आ गई? 1% भी कंफ्यूजन नहीं है? तो ये 5 कंटिन्यूस ईयर नहीं है, कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 इयर्स। करेक्ट? अब कंटिन्यूस सर्विस हम कब मानते हैं वो हम आपको भी आगे बतानेंगे, वो अभी बाकी है हमारा। ठीक है ना? तो वो हमें डिस्कशन करना है। मैं एक बार दोबारा समअप कर रहा हूं। उस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करना जरूरी है जिसपे ग्रेचुटी एक्ट लगता है,
पॉइंट नंबर 1, उसमें भी आप इंप्लॉय होने चाहिए, करेक्ट। थर्ड, आपकी 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, वरना नहीं। अब आते हैं 3-4 बड़े क्वेश्चन। ग्रेचुटी का अमाउंट कितना रहेगा, पहली चीज। सेकंड, ग्रेचुटी में ये कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है, ठीक है ना। थर्ड, ग्रेचुटी मिलेगी किसको, इंप्लॉय को या उसके घर वालों को। और चौथा, ग्रेचुटी मिलती कब है, राइट। देखो, ग्रेचुटी इज अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जिन बच्चों ने पहली क्लास ली उनको तो मैंने बताया था, दोबारा आपको बताता हूं शॉर्ट में। ग्रेचुटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। एक इंप्लॉय को या एक कर्मचारी को 2 तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक जो नौकरी के दौरान सैलरी, बोनस, पीएफ। और पीएफ भी नहीं बोलो, पीएफ भी रिटायरमेंट पे मिलेगा बाद में। सैलरी है, बोनस है, डीए है, अलाउंसेस है। एक होता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, जैसे ग्रेचुटी, जैसे पेंशन, जैसे पीएफ का पैसा, उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। तो ध्यान से सुनना अच्छे से, ग्रेचुटी का पैसा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप नौकरी में हो। नौकरी से बाहर ग्रेचुटी मिलेगी, करेक्ट। अब नौकरी से बाहर आदमी कब होता है, डेथ है, टाइम बोल जाए, या परमानेंट डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट नहीं, परमानेंट डिसेबलमेंट, 2 हाथ कट गए, पैर कट गया, या कोई और लकवा वगैरह मार गया पूरी बॉडी के अंदर, कुछ इस तरह की घटना घट गई कि वो अब काम करने नहीं लगेगा, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। अगर ऐसी कुछ हो गया, ठीक है, तो ग्रेचुटी मिल जाएगी। इन दोनों केस में है ना, 5 साल मत देखना। आदमी ने नौकरी चालू करी, 1 साल बाद ही डेथ हो गई, यार अब डेथ पे किसी का हाथ थोड़ी ना यार। हमने वो जो 5 साल लगाया था वो इसलिए लगाया था कोई आदमी कम से कम 5 साल तो काम करे तो ही तो ग्रेचुटी दे। लेकिन यार अब डेथ या डिसेबलमेंट पे तो किसी का हाथ नहीं होता, वो तो आदमी नहीं चाहता था ना। उस वाले केस में आपको ग्रेचुटी बिना 5 साल का पीरियड पूरा हुए भी मिल जाएगी। इट्स अ वेरी जेन्युइन केस, ठीक है ना। हाँ, 5 साल की कंडीशन क्यों लगाई गई थी, वरना इंप्लॉय क्या करता, 2 साल यहां नौकरी कर रहा है, 4 साल वहां कर रहा है, 3 साल वहां कर रहा है, साला तुमने स्वामी भक्ति दिखाई कहां जो तुम्हारे रिटायरमेंट में ग्रेचुटी दूं। इसलिए हमने कहा कि यार 5 साल तो कम से कम काम करो। बट डेथ के केस में या परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में 5 साल वाली कंडीशन नहीं लगती। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसके अंदर, पक्का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर इतना सा भी हो तो रोक लेना, ये मत बोलना, ये मत सोचना कि कल आकर पूछ लेंगे, घर जाके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तब आ जाएगा। घर जाके कुछ नहीं, जो करना है घर जाके करना, अभी तो कोई डाउट नहीं। तीसरा होता है, अब सुनना ध्यान से, रिटायरमेंट नहीं, तीसरा होता है सुपर एन्युएशन। जिसको आप अब तक रिटायरमेंट समझते रहे वो कहलाता, वो अपने आप बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिसको अब तक आप रिटायरमेंट समझते रहे ना, वो रिटायरमेंट नहीं होता, उसको सुपर एन्युएशन बोला जाता है। और 1, 2, 4, 100, 200 लाख व्यक्ति गलत नहीं पढ़ रहे। यहां अगर देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, सॉरी 140 करोड़, सबको रिटायरमेंट का मतलब, सुपर एन्युएशन का मतलब रिटायरमेंट ही पता है। जबकि रिटायरमेंट नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। क्या, जब आप किसी पर्टिकुलर एज के बाद अपने काम से बाहर कर दिए जाते हो, उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। समझ गए आप, नहीं समझे, शॉर्ट में समझो, जिसको अब तक आप रिटायरमेंट बोलते रहे ना, उसको सुपर एन्युएशन बोला जाता है। जैसे सामान्य तौर पर 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। पहली गलतफहमी तो ये थी जो दूर हो गई। दूसरी गलतफहमी की रिटायरमेंट, या जिसको हम सुपर एन्युएशन बोलेंगे, अब तो हम तो सही समझदार हो गए ना, अब तो अपन सही बोले। आप और हम समझते रहे सुपर एन्युएशन 60 साल की उम्र में होता है, ऐसा नहीं होता। सुपर एन्युएशन की एज हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जैसे आर्मी में सुपर एन्युएशन 40 साल के बाद हो जाता है, ठीक है ना। एयरफोर्स में 35 साल के बाद ही हो जाता है, क्योंकि 35 साल की एज होते ही आपको सुपर उससे फील्ड से बाहर कर देंगे। यानी आप अगर एयरफोर्स में रहे भी तो फील्ड में नहीं रहोगे। 35 साल मतलब 35 ईयर्स, क्वाइट नॉर्मल। ये वो एज होती है जब आदमी सबसे ज्यादा मैच्योर्ड होता है। इसके बाद धीरे धीरे बेवकूफ होने लग जाता है, समझे आप। लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप फाइटर प्लेन उड़ा रहे हो भाई, फाइटर प्लेन, समझे आप, जिसकी स्पीड होती है 300 नॉटिकल माइल्स, यानी इतनी स्पीड की आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाओगे। और आपको उसमें बम गिराते हुए चलना है, और डायरेक्शन अलग देखते हुए चलना होता है कि कहीं आप दुश्मन की देश की सेना सीमा में ना घुस जाओ। एक छोटी सी गलती, मतलब एक छोटी सी गलती बर्बाद कर देगी आपको। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब 35 साल की बाद में आदमी के 50 तो बीमारियां हो जाती हैं, किसी शुगर हो गया, किसी के ब्लड प्रेशर हो गया, तो बड़ा रिस्की काम होता है। तो उन्होंने कहा 35 साल के बाद में हम फील्ड में, तो अब उनका सुपर एन्युएशन 35 साल ही। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं, यानी जो रूम में बैठ के, एसी में बैठ के, पंखों में बैठ के काम कर रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 60 साल है। सरकार में भी अलग अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट ने 55 साल कर दिया, बिहार में 55 साल है, यूपी के अंदर 58 साल है, राजस्थान में 60 साल है। तो सुपर एन्युएशन का जो एज है वो 60 साल है, ऐसा नहीं है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते हो
उस ऑर्गेनाइजेशन के जो टर्म्स हैं पर डिपेंड करेगा कि आपका सुपर एन्युएशन क्या होगा। समझ गया मेरी बात? तो आर्मी वालों को वो पेंशन ग्रेचुटी कब मिल जाएगा? 40 साल की एज के बाद, राइट। और एयरफोर्स वालों को 35 साल। अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, फील्ड में नहीं जाएंगे लेकिन बाकी पोस्ट लेने को तैयार है। आर्मी वाले क्या होता है ना, जैसे कई आर्मी वाले होते हैं 40 साल के बाद वो छोड़ बोले या तो मैं फील्ड में रहूंगा या तो मैं घर पे रहूंगा, मेरे को ये क्लैरिकल वर्क नहीं करना, राइट। वो ये जो कमांडर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, ये तो बहुत ऊंची रैंक पे आ जाते हैं, इसलिए वहां पे आदमी काम कर लेता है। वरना आदमी 40 साल के बाद बोले यार तेरे लायक तू तू क्या था, एक सूबेदार ही तो था। अब सूबेदार को तो सीधा लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बना सकते ना। तो सूबेदार 40 साल के बाद में दो ही काम होंगे, या तो घर बैठेगा या तो खेत पे काम करेगा। आप सारे आर्मी वालों को देख लेना 40 साल के बाद, ये जो एटीएम में गार्ड लगे होते हैं, ऑफिसों के बाहर गार्ड लगे होते हैं, ठीक है ना, ये सारे फौज से रिटायर हुए होते हैं। 40 साल में रिटायर हो गए। आप कभी भी किसी एटीएम गार्ड से पूछ लेना, किसी ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा होता है उससे पूछ लेना, बता देगा बोले आर्मी से रिटायर हूं, सूबेदार था मैं, या फिर वहां पे वो जो सैनिक होते हैं वो। तो वो 40 साल की उम्र में रिटायर हो गया, आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी, मिलेगी भाई, देनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि मेरा सुपर एनिमेशन का एज मैंने डिसाइड नहीं करा, आपने डिसाइड करा, करेक्ट। सो दोबारा समझो, सुपर एनिमेशन, मैं एक लाइन बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, आगे लिखा हुआ भी है, ठीक है। सुपर एनिमेशन इज द एज जिसको अटेन करने के बाद आपकी सर्विसेज, मतलब यू विल सीज टू गिव द सर्विसेज, ओके, उसको बोलते हैं सुपर एनिमेशन, जिसको अब तक आप क्या बोलते रहे, रिटायरमेंट। तो तीसरा, ग्रेचुटी कब मिलेगी? जब सुपर एनिमेशन होगा। चौथा, अगर सुपर एनिमेशन के अलावा किसी भी रीजन से आपने नौकरी छोड़ी, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। जैसे आपने रेजिग्नेशन दे दिया, जैसे किसी ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को ग्रेचुटी नहीं दोगे, ग्रेचुटी तो देनी पड़ेगी भाई, नौकरी से तुमने निकाला, मेरी क्या गलती है? समझा मेरी बात? होता है ना कई बार, जैसे अभी कोविड आया, कई लोगों को निकाल दिया, या कोई भी रीजन रहा, तो ग्रेचुटी तो मिलेगी। ग्रेचुटी आपका अधिकार है, आप निश्चिंत रहो, कहीं नहीं जा रही ग्रेचुटी, ठीक है। 5 साल बस वो ध्यान रखना, 5 साल आपको जो है सर्विस करनी पड़ेगी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर ग्रेचुटी लगता है। तो अगर आपको निकाल भी दिया ना नौकरी से, तो भी उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। यानी सुपर एन्युएशन के अलावा किसी भी चीज से अगर आप कंपनी से बाहर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। और एज पे गए, उसको सुपर। तो अब तुम ध्यान रखना, बाहर वाले तो देखो बेवकूफ होते हैं, हम सबको समझा नहीं सकते बैठ के, आपको सादा ज्ञान नहीं मिलना है। जैसे मैंने बताया था ना, फाउंडेशन में बताया था, पहले इसको हम लोग क्या पढ़ते रहे, एट द रेट, है ना। जबकि होता क्या है, ये क्या होता है ये बताओ, एट द रेट होता है ना, होता है ना, बोलो ना, तो डर क्यों रहे हो, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ हाँ, एट द रेट होता है, बोलो हाँ एट द रेट ही है, होता है ना। अब इसमें मेरे को बताओ, मेरा ईमेल आईडी है cadgupta@yahoo.com, रेट का है, इसमें रेट कहां है? अरे बता ही नहीं रहे यार, एट द रेट होता है ना, तो याहू @yahoo.com, फिर रेट है कहां इसमें? ये था एट द, ये तो ना बचपन में हम कभी बिल विल बनाते थे ना, पुराने जमाने में लोग तो बिल बनाते समय क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे बिल बनाते समय, है ना, एट द रेट 5 रुपए, ये 5 रुपए रेट था। इसको छोटा करके क्या कर दिया, अब पढ़ने में क्या था, एट द रेट 5 रुपया, रेट 5 रुपया ये है, लोगों ने इसी को एट द रेट बना दिया। अब उन मूर्खों को समझाओ, बावड़िया इतना तो देख लेता कि @gmail.com में रेट है कहां। थोड़े दिनों पहले क्या एक बड़े फेमस सर हैं पटना के, है ना, तो वो क्या बच्चों को पढ़ा रहे थे क्लास में, तो मोमडन्स के बारे में पढ़ा रहे थे। बोले पैगंबर का मतलब जो अल्लाह को सबसे प्यारा होता है, पैगंबर का मतलब अल्लाह को। फिर कोई एक मुस्लिम ज्ञानी थे, उन्होंने अपना एक वीडियो डाला, उन्होंने बोला खान साहब सिर्फ पैगंबर वर्ड को ही ढंग से पढ़ लेते ना, तो ही समझ में आ रहा था पैगंबर का मतलब क्या है। पैगंबर वर्ड को पढ़ो आप ध्यान से, पैगंबर मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, उसको पैगंबर कहा जाता है, अल्लाह का सबसे प्यारा को नहीं कहा जाता, है ना। कितनी छोटी सी बात थी। ये वैसा ही है, एट द रेट सबको दिख रहा है, इसमें जीमेल आईडी में रेट का कोई लॉजिक नहीं है। पर चल, अब आप तुम बाहर जाके किसी को बोलो ये एट द रेट नहीं होता, एट द होता, बोले तू ही गणा होशियार हो रखा है, सारी दुनिया एट द रेट पढ़ रही, भाग यहां से, एट द रेट मानेगा ही नहीं। आप करके देख लो कभी भी, बाहर बोलो किसी को, बोले वो आईटी वालों को बोलना, जिन्होंने पूरी जिंदगी वो पढ़ी है, उनको बोलना आप, बाकियों को तो मत बोलना, हम जैसों को बोलोगे तो हम तो बेवकूफ है। साइंस वालों को बोलना, आर्ट्स वालों को मत बोलना,
वो भी नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, बेवकूफ और कहेंगे 4 लोग बैठ के अगर पार्टी कर रहे तो पांचवें आदमी का मजाक उड़ाएंगे। तो उनको मत समझाना कि सुपर, तुम पापा को जाके बता रहे हो, तुम बोलोगे मेरे पापा है, अरे पापा तो तुम्हारे हैं, वो तो मान लिया, लेकिन समझदार नहीं है। मैं मेरे घर वालों को नहीं समझा पाया आज तक। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए, मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में, मैं मेरे पापा को नहीं समझा पाया आज तक कि जिसको आप रिटायरमेंट बोलते हो वो रिटायरमेंट नहीं है, ग्रेजुएट, वो सुपर एन्यूएशन है। अब वो क्या एजेड हो गए 75 साल के, साथ में 5-10 लोग वो सारे उसी एज के होते हैं, उनको समझाना और मुश्किल काम। भाई साहब वो सुबह के सब घूम के आते, ऐसे एक दिन मैं क्लास ले रहा था उनकी, मतलब मैं तो ज्ञान पिल रहा था अपना, क्या ना ज्ञान अंदर से निकलता ना, उम्र बाहर आता रहता है वो। मैंने कहा अंकल जी इसको सुपर एन्यूएशन बोलते, सब हंसने लग गए मेरे ऊपर, बोले ये बॉर्नवीटा पीने वाला हमको बताएगा कॉकटेल पार्टी कैसे होती है, बताओ, मान ही दे। अरे मैंने कहा अंकल इसको सुपर एन्यूएशन बोलते हैं, बोले ये नहीं होता सुपर एन्यूएशन। तो मैंने कहा फिर क्या होता है, बोले वो नहीं पता, पर ये रिटायरमेंट है। और बोले आप ही नहीं पढ़कर आए, आजकल के बच्चे पढ़ के सोचते हैं कि मैं, वो एक अंकल तो बड़े एग्रेसिव हो गए। मैंने कहा अंकल नहीं, ये रिटायरमेंट ही होता है, मैंने ही गलत पढ़ा है। तो आप बाहर मत समझाना, लेकिन आप सुपर एन्यूएशन बोलना, समझ गए। तो एक तो डेथ पे मिलेगा, एक परमानेंट डिसेबलमेंट पे मिलेगा, एक मिलेगा सुपर एन्यूएशन पे, यानी वो एज आपने अचीव कर ली, अटेन कर ली, जिस एज के बाद में आपकी सर्विसेज खत्म। देखो यहां लिखा हुआ भी, इफ सुपर एन्यूएशन का मतलब इफ एनी, ऊपर से देखो एक बार, व्हेन ग्रेचुटी इज पेबल, ग्रेचुटी इज पेबल ऑन डेथ, सेकंड परमानेंट डिसेबलमेंट, और इसके आगे देखो दोनों के आगे मैंने लिख दिया अबव कंडीशन 5 ईयर ऑफ वाला नहीं लगेगा, वो एप्लीकेबल नहीं होता, नॉट है। 5 कंडीशन ऑफ 5 ईयर इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। तीसरा सुपर एन्यूएशन पे आपको ग्रेचुटी मिलेगी। सुपर एन्यूएशन का मीनिंग है इफ एनी पर्सन अटेन्स द एज एज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसमें लिखा रहेगा, और ये जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करोगे उस दिन लिखा रहेगा, आप निश्चिंत रहो। जिस दिन नौकरी ज्वाइन करोगे उस दिन लिखेंगे कि 35 साल होते तुम्हारी नौकरी खत्म, या 40 साल या 55 साल या 60 साल जो भी है, उसको बोलते हैं सुपर एन्यूएशन। चौथा रिटायरमेंट, इफ एम्प्लॉय सीजेस टू वर्क, सीजेस का मतलब बंद कर देना, इफ सीजेस टू वर्क फॉर रीजन अदर देन सुपर एन्यूएशन, राइट, चाहे वो रेजिग्नेशन हो या रिमूवल हो, दोनों ही केस में उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। इन 4 केसेस में मिलेगा। अब देखो ग्रेचुटी मिलेगी किसको, अगर बंदा जिंदा है, ये दोनों केस हैं, ठीक है, तो खुद ही ले जाए आके, ये दोनों केस हैं तो फिर घर वाले, सिंपल है, नहीं समझे। अगर आप जिंदा हो यानी रिटायरमेंट है, सुपर एन्यूएशन है तो ग्रेचुटी आपको दे देंगे, परमानेंट डिसेबलमेंट में भी आपके नाम से बना देंगे, लेकिन डेथ में तो फिर आप थोड़ी ऊपर लेके जाओगे, तो आपके नॉमिनी को। अब सुनो नॉमिनी के ऊपर ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम है ना अभी, हाँ, नॉमिनी के ऊपर सुनो। खुद को मिल गया तो ठीक, मैंने, एक तो होता है बेटा लीगल हियर, एक होता है नॉमिनी, देयर इज अ डिफरेंस, समझे आप। नॉमिनी और लीगल हियर में फर्क होता है। नॉमिनी का मतलब जिसको आपने नॉमिनी बनाया, यानी मैं कह रहा हूं कि मेरी मृत्यु के बाद ये पैसा इसको दे देना। लीगल ईयर आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लीगल ईयर जैसे मेरा लीगल ईयर मेरी पत्नी है, अगर मेरी पत्नी जिंदा है तो, अगर मेरी पत्नी जिंदा नहीं है तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो, हम सब बढ़िया रहे 100 साल जिए, पत्नी नहीं है तो फिर मेरे बच्चे, ये इंप्लाइड है। और अगर मैं अनमैरिड हूं तो मेरे माता पिता, और अगर मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरी पत्नी बच्चे भी नहीं है क्योंकि मैं अनमैरिड हूं, तो मेरे भाई बहन, और अगर कोई भी नहीं है तो फिर सरकारी संपत्ति बन जाता है। तो बात ही खत्म हो गई, है ना। पिक्चरों में दिखा था ना, अनाथ है लड़का या लड़की अनाथ है, वो ऐसा अगर कोई है तो फिर, तो ये तो बहुत रेयर केस हो गया। अब नॉमिनी, हमने बोला ग्रेचुटी या तो एम्प्लॉय को मिलेगी या तो नॉमिनी। लीगल ईयर की हमने बात ही नहीं करी, लीगल ईयर नहीं, यानी मुझे बताना पड़ेगा, हां जिस दिन नौकरी ज्वाइन करी उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका नॉमिनी कौन है। भले ही ग्रेचुटी 5 साल बाद मिलेगी, लेकिन बता, फिर 1 साल बाद क्यों पूछ रहे हो भाई, 5 साल नौकरी करूंगा नहीं तो तुम ग्रेचुटी वैसे भी नहीं दोगे, तो 1 साल बाद क्यों पूछ रहे हो, 5 साल बाद ही पूछ लेते हैं। बताओ, डेथ के केस में, वेरी गुड, डेथ या डिसेबलमेंट के केस में तो ये रूल लगता नहीं, इसलिए 1 साल होती है। 1 साल भी क्यों बोला, फिर आपने तो इमीडिएटली बोलना चाहिए था, इमीडिएटली करवाते हैं, एक्ट ने दिया 1 साल। आदमी क्या चूज तो कर ले किसको बनाना है, भाई मेरे मम्मी भी है, पापा भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी, मैं डिसाइड तो करूं, इसलिए, राइट। नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, नॉमिनी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैमिली के बाहर नहीं बनाना, समझे क्या। मान लो इसकी गर्लफ्रेंड है, पहला प्यार है, पता है ना, पहले प्यार में आदमी पागल हो जाता है, बोले मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पीएफ में नॉमिनी कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड,
मेरी ग्रेचुटी में नॉमिनी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड सब लेके भाग गई है। अब ना ग्रेचुटी रही, ना पीएफ रहा, ना ईएसआई रहा, ना गर्लफ्रेंड रही। अब उसकी गर्लफ्रेंड का जो दूसरा बॉयफ्रेंड है, हाँ, वो गर्लफ्रेंड भी उसकी हो गई, और सारा का सारा फाइनेंशियल, वो उसका फाइनेंशियल प्लानिंग था, पहले इसको धर लो। तो नहीं नहीं, ग्रेचुटी एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। वो कहता है बोले भाई साहब ये अलाउड ही नहीं है, ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड इज नॉट अ फैमिली मेंबर, और इवन फियांसे भी नहीं है शामिल। सोचो, आपने सोचा सगाई कर ली, अब तो तू मेरी मैं तेरा। एक्ट नहीं मानता भाई साहब, एक्ट नहीं मानता। एक्ट तो आपको तब उस रिलेटिव होना चाहिए, मैंने फैमिली मेंबर अगर है ना, उसी को नॉमिनी बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गई बात? अब फैमिली मेंबर में आप किसी को ही बनाओ, मम्मी को बनाओ, पापा को बनाओ, पत्नी को बनाओ, बच्चों को बनाओ, और चाहो तो स्प्लिट अप कर दो, फैमिली को नहीं, ग्रेचुटी को। जैसे 20% मम्मी की, 20% पापा की, 20% पत्नी की, 20% बेटी की, 20% बेटे की, करो ना आप। फैमिली मेंबर में आप डिवाइड कर दो, लेकिन नॉमिनी आप फैमिली मेंबर के अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं बनाओगे। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। यार रुको, अभी सवाल मैं बाद में पूछने दूंगा, अभी पहले कि मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो। अब किसी आदमी की फैमिली ही नहीं है तो नहीं है, नहीं है यार। मां बाप बचपन में गुजर गए तो भाई बहन भी नहीं है, शादी अभी हुई नहीं तो बच्चे भी नहीं है। टेक्निकली हमारे यहां पे ऐसे ही होता है, यूएसए में होते तो ये समस्या नहीं होती। अरे इसमें हंसने की क्या बात है यार, सही बात है, टेक्निकली तो ये प्रॉब्लम है। तो अब बेचारा किसको, अभी आप किसी को भी बनाओ, अब किसी को भी बना सकते हो आप। अब आप गर्लफ्रेंड को बना सकते हो, या बॉयफ्रेंड को, या मुंह बोले पापा, मुंह बोली मम्मी, मुंह बोला भाई, मुंह बोली, किसी को भी बनाओ आप, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि फैमिली है ही नहीं। लेकिन जिस दिन फैमिली बन गई ना, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर भाई साहब पुराना वाला नॉमिनेशन अपने आप कैंसिल। फैमिली बनते ही, फैमिली बनते ही नॉमिनेशन, और आपको नया नॉमिनेशन देना पड़ेगा। जैसे इसका नहीं, इसका नहीं, मिस्टर एक्स है, उनका कोई नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है कोई भी, ठीक है। अब उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तो नॉमिनी गर्लफ्रेंड को बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करके कैसी बातें कर रहे मत करना। हम लॉ पढ़ रहे, तो लॉ में क्या समझने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ते। अब गर्लफ्रेंड थी, उसको नॉमिनी बना दिया, वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि फैमिली है ही नहीं। लेकिन भाई साहब शादी हो गई, अब दो केस है, या तो सेम से हो गई या तो किसी और से हुई। सेम से हो गई तो भी नॉमिनेशन कैंसिल, क्योंकि गर्लफ्रेंड के नाम से था ना, अब वही दोबारा डालना पड़ेगा। और अगर दूसरी से हो गई तो भी कैंसिल। अच्छा आप भले, अच्छा इसमें भी एक और सिचुएशन देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है भाई का, पहला पहला होता है ना, पहले वाली छूट नहीं रही। तुम जितनी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस सोच सकते हो मैं सारी बता दूंगा, मेरा तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैंने कहा था पूछो मत। मान लो पहली वाली से छूट नहीं रहा, पहला पहला होता है ना भाई साहब, वो मिले ना मिले दिल, और ये तो फैक्ट है भाई साहब, ये तो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा या हो जाएगा। तो अब नॉमिनी पहले वाली चल रही है, ऑफिस में बताया ही नहीं कि शादी हो गई मेरी, तब यार ऑफिस वालों को तो सपना आ नहीं रहा, उनको कैसे पता चलेगा? तो नॉमिनी में गर्लफ्रेंड ही चल रही है। अब भाई साहब वो बीच में टैम बोल गया, वो आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया, बड़ा अल्लाह अल्लाह करता था, एक दिन अल्लाह ने अपने पास ही बुला लिया, है ना। अब अब भाई साहब गर्लफ्रेंड पहुंच गई, बोले बढ़िया ये तो निपटा, लेकिन पैसे तो लेकर आऊं। वो पहुंच गई पैसे लेने, वो तो जाएगी पैसे लेने भाई। देखो ये कैसा रोना धोना एक आध 2 दिन 5 दिन 10 दिन होता है, ये सब सुनने में या किताबों में अच्छा लगता है कि वो हाय रे बॉयफ्रेंड, हाय रे गर्लफ्रेंड, हाय रे लुगाई, हाय रे पति और हाय रे माता पिता, कुछ नहीं होता। सुबह फूक कर आओगे, शाम को भूख लग जाएगी, ये फैक्ट है लाइफ का। अरे हंस रहे हो यार तुम, यार हद है यार, हंसते और बात पे, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं खाली। सुबह फूक कर आओगे, शाम को भूख लगने लग जाएगी, भूल जाओगे कौन था, ये एक दुनिया का रूल है। खैर अब भाई साहब गर्लफ्रेंड भी पहुंच गई, पत्नी भी पहुंच गई, अब बताओ ग्रेचुटी किसको मिलेगी? क्यों? नॉमिनी तो ग्रेचुटी में वो है ना, गर्लफ्रेंड है ना, बताया तो था नहीं, बताया कहां तो आपने, कैसे? तो ऑटोमेटिकली उनको पता ही नहीं है, एक्ट में लिखा है तो, अरे फिर वही बात, उनको पता ही नहीं है, कोर्ट में जाना पड़े। आप सही बोलिए, बोल तो तुम भी सही रहे हो, बोल तो तुम भी सही रहे हो, इसलिए एकदम कोर्ट में जाओ, पत्नी को कोर्ट में जाना है, कोर्ट में बस आपको एक चीज प्रूव करनी, देखो सर मेरी इस दिन शादी हो गई थी, शादी प्रूफ करनी पड़ेगी सर। अब तुमने यार देखो कोर्ट में फेरे ले लिए, उधर क्या नाम है चर्च में फेरे ले लिए, है ना, या तुमने आर्य समाज में मंत्र पढ़ लिए,
उसकी शादी वैलिड नहीं होती, सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। इसे ध्यान रखना, अगर कभी भाग भाग के शादी करो ना तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना। समझ गया ना बात। ग्रेचुटी लड़कों को भी मिलती है, पत्नी गवर्नमेंट जॉब में या जॉब में, तो इसलिए ध्यान रखना। कहीं तो होता है ना आदमी का प्यार हो गया, घर वाले मान नहीं रहे, बोले भाग के शादी कर लेंगे, नहीं कर लो, वो दिक्कत नहीं है, वो तुम जानो तुम्हारे घर वाले जाने। मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना। जिस दिन का मैरिज सर्टिफिकेट होगा ना उस दिन ये मान लिया जाएगा कि गर्लफ्रेंड का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। समझ गए आप? उसी दिन हो गया था, किसी को बताया नहीं, लेकिन जिस दिन शादी हुई उस दिन फैमिली बन गई। फैमिली बनते ही नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल। बोलो पेंसिल, तेरा नॉमिनेशन कैंसिल। समझ गए आप? अब ग्रेचुटी किसको मिलेगी? पत्नी को मिलेगी। आगे बात समझ में? अब मान लो ये एक बच्ची ने पूछा था, तो बता रहा हूं, बड़ा अच्छा केस था। दो भाई हैं खाली, पत्नी नहीं है दोनों की, क्योंकि शादी नहीं हुई, माता पिता भी नहीं है, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। लेकिन भाई साहब 36 का आंकड़ा है, सामने दिख जाए तो तलवारें चल जाए। अब हो गई समस्या। क्यों? फैमिली है। देखो क्या ना, इस दुनिया में एक ही रिश्ता है जो आप ऑफिशियली खत्म कर सकते हो, बाकी नहीं होता, वो है पति पत्नी का, तलाक देके। भाई को तलाक नहीं दिया जाता, माता पिता को तलाक नहीं दिया जाता, कल से तुम मेरे बाप नहीं। ये डायलॉग में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली कभी सुना? बाप को तलाक दे दिया, मां को तलाक दे दिया। तलाक से पत्नी पति का होता है। अब भाई तो भाई है, टेक्निकली बात करें तो फैमिली है, हाँ है, और एक्ट के हिसाब से आप फैमिली के अलावा किसी और को नॉमिनी बना नहीं सकते, और उसको आप बनाना चाहते नहीं, बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। शादी कर ले पहले, नहीं तो फिर वही ऑप्शन है, शादी कर लो, पत्नी को बना देना नॉमिनी। लेकिन फैमिली जब तक नहीं है, मतलब वही फैमिली में, तो बनाना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी लड़ाई हो। अब आप सवाल पूछ सकती है मेरे से। अरे मैंने सबसे पहले ही जवाब इसका दिया, जिस समय आप सोच रही थी ना, ये पहला पहला सुनते ही कई लोग भटक जाते हैं, ये समस्या होती है। शुरू में ही बोला था 20% मम्मी का, 20% पापा का, 20% पत्नी का, 20% बच्चे का, 20% बेटी का। 20 क्यों, आप 15 कर लो ना हिस्से, आपकी जितनी मर्जी हिस्से करो ना आप, पर फैमिली मेंबर के बाहर नहीं जाना। समझ गए? ये सुना था आपने? फिर ये सवाल क्यों पूछा? डिवाइड कैसे होगा? वो तो संपत्ति हो गई ना, विल हो गई। वो तो अपनी विल बना के अपनी टोटल संपत्ति, लेकिन उसमें भी फिर ग्रेचुटी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ग्रेचुटी तो आपने नॉमिनी को बना दिया ना, तो पूरा पैसा उसके पास जाएगा। उसकी विल में वो डिवाइड कर देते, अलग बात है। आप ये क्या कहना चाह रही है? मेरी विल में मैंने लिख दिया मेरी पत्नी को ग्रेचुटी मिलेगी, और फिर मैंने मेरी संपत्ति के 5 हिस्से कर दिए, करेक्ट? तो ग्रेचुटी तो पत्नी की संपत्ति होगी ना, मेरी रही कहां? अगर वो नॉमिनी है तो उसको मिलेगी, तो वो मेरी संपत्ति रही नहीं, तो उसका, मैं मेरी संपत्ति के 5 हिस्से हैं, वो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ गया मेरी बात? ऐसे क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना आप, जिन बच्चों ने कल नोट डाउन कर लिया ऊपर तक का, वो ये नीचे वाला नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से, ठीक है?